बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 पर बात कर रहे थे हम। तो इसका फ़र्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स ये कंप्लीट कर चुके थे हम। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 118 पर इस पर बात करेंगे, जिस पर कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बायो एनर्जेटिक पढ़ रहे थे और जो एटीपी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो है उसकी एक डायग्राम हमारे सामने है, पहले उस पर बात करेंगे और फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरफ, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। जी, तो इस डायग्राम पर बेटा फोकस करें, अच्छे से देखें। पेज नंबर 118 पर ये फिगर है सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा क्योंकि हम फूड स्टफ़ की बात कर रहे थे कि तमाम जानदार जो है वो फूड स्टफ़ इस्तेमाल करते हैं और उससे बॉन्ड्स के तोड़ने के बाद एनर्जी हासिल करते हैं। और एनर्जी में दो तरह की टाइप्स है, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाता है, पोटेंशियल को हम एटीपी की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। तो ये एक्चुअल होता है फूड स्टफ़ के बॉन्ड्स के टूटने के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फूड स्टफ़ यानी कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है। तो इनपुट ऑफ एनर्जी लाइट रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, तो इसके साथ ये रिडक्शन लेवल है और इसके बाद ऑक्सीडेशन लेवल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ़ रिलीज़ एनर्जी। ठीक है, यानी ये वो हिस्सा है जो प्लांट्स में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर के फूड स्टफ़ बनाया जाता है। और इस फूड को जब जानदार वो जो अपने लिए खुराक नहीं तैयार कर सकते, वो इसको अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं। तो खाने के बाद डाइजेशन के अमल में ऑक्सीडेशन और फूड स्टफ़ टू रिलीज़ एनर्जी, तो उससे ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोरेज ऑफ एनर्जी है तो फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी की सूरत में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हीट के बाद बच जाएगी, मतलब हीट रिलीज़ होने के बाद, और उसे स्टोर कर लिया जाता है एटीपी की सूरत में। अब जो एटीपी है उसे कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन एटीपी टू परफॉर्म वर्क। तो ज़िंदगी के सारे कामकाज को इस एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एटीपी की सूरत से मिलती है। उसमें नंबर 1 है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, और फिर उसके बाद है केमिकल सिंथेसिस। अभी इन दोनों सूरतों में फिर से भी हीट जो है वो भी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये एक जनरल डायग्राम थी जिससे हमें आइडिया होता है एटीपी के फॉर्मेशन का और उसके इस्तेमाल का। अब बात आ जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिटेल से हम इस पर बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो वेरियस लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। ज़िंदगी के हर मदार में जो एनर्जी का जो फ़्लो है वो मुस्तकिल है। दिस एनर्जी फ़्लो कंप्राइज द एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात जानी है बेटा कि ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो ग्रोथ में भी है, मूवमेंट में भी है और रिप्रोडक्शन में भी है। ठीक है, फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सबसे पहला और अवलीन सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। जी, तो बेटा ओवरऑल जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें दो मेजर तब्दीलियाँ हैं। नंबर 1 ये है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। ठीक है, ये इसे इलेक्ट्रॉन का ही तबादला है, अगर तो वो लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर वो गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन है। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन कैन बी एन एनर्जी सोर्स, और इलेक्ट्रॉन भी एक एनर्जी सोर्स है। इट डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन द एटम। ये मुनहसर है इस बात पर कि वो उसकी लोकेशन क्या है और उसकी एटम में अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन में मौजूद हैं, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। अगर वो ऑक्सीजन के अंदर रहते हैं, ठीक है,
तो ये एनर्जी का बेहतर सोर्स नहीं है और ये स्टेबल रहते हैं। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन आर ड्रैग्ड अवे फ्राम ऑक्सीजन, अगर उसे ऑक्सीजन से निकाल लिया जाता है तो सम अदर एटम्स, किसी दूसरे एटम की तरफ, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन, तो इससे एक गैर कंपोजिट हालत पैदा होती है। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपन एनर्जी इज़ रिलीज, तो इस सूरत में एनर्जी रिलीज़ होती है और उसी एनर्जी को इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो रिडॉक्स रिएक्शन में वही बात है कि इसमें लॉस एंड गेन है ऑफ हाइड्रोजन एटम। वी नो दैट हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन दैट व्हेन मॉलिक्यूल लॉस हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअल लॉस एन इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लॉस आ हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअल लॉस एन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन उससे लॉस हो रहा है, मीन हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन के अमल से गुजरेगा। एंड सिमिलर व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअल गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसे फर्दर एक डायग्राम जो है जो नेक्स्ट पेज पर है उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, ए और बी, ए एंड बी ये दोनों हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर रिलीज़ हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, कंपाउंड ए लॉस इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन ये अपने इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, खो देगा, तो ये ऑक्सीडेशन के अमल से गुजरेगा। ठीक है, और अगर बी इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने साथ कंबाइन कर लेगा तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया। तो इसे ओवरऑल हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह द सेल एनर्जी करेंसी पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।